And in this lecture we will study phylum Coelenterata, ठीक है। ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, ठीक है, इसका जो सब किंगडम है वो यूमेटाजोआ है और क्लास रेडिएटा है। इसको क्लास रेडिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री की प्रेजेंस की वजह से इसको ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ये क्लास रेडिएटा के अंदर आता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा को सेकेंड नेम नाइडेरिया भी दिया जाता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडीरिया कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है वाई इट इज़ कॉल्ड सिलेंट्रेटा। इसको हम सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, ठीक है, ये वर्ड सिलेंट्रेटा क्यों दिया गया है? बेसिकली द नेम ऑफ सिलेंट्रेट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, कोएलॉन means hollow and entron means intestine, that means hollow intestine, ठीक है। अब ये जो वर्ड है सिलेंट्रेटा ये टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड है कोएलॉन जिसका मतलब है हॉलो एंड सेकेंड वर्ड इज एंट्रॉन विच मीन्स इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कलेक्टिवली सिलेंट्रेट्स मीन्स हॉलो इंटेस्टाइन, बट द टर्म्स हॉलो बॉडीज और हॉलो इनसाइड कन्वे द नेम सिलेंट्रेट better the literal translation because cilentrates possess a true intestine. All the cilentrates possess a single large central cavity. The cilentrates are gastrovascular, only one opinion टू आउटसाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे पास सिलेंट्रेट होता है उसको सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है उस फाइलम को क्योंकि ये जो सिलेंट्रेटा है वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वन इज कोएलॉन विच मीन्स हॉलो एंड सेकेंड वन इज एंट्रॉन मीन्स इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसका कलेक्टिवली मीनिंग है हॉलो इंटेस्टाइन। अब क्या जो हॉलो बॉडीज होती हैं, ये जो हॉलो इंटेस्टाइन होती है, इस बेस पर जो इस फाइलम को सिलेंट्रेट्स का नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें हॉलो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और जितने जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके पास एक सिंगल लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जिसको ये जो सिलेंट्रेट होते हैं ये गैस्ट्रोवास्कुलर होते हैं क्योंकि इनमें वन ओपनिंग होती है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको सिलेंट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी एटिमोलॉजी थी, वर्ड मीनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वेयर डू दे लिव, मीन्स इनका हैबिटेट, ठीक है। वेयर डू दे लिव का मतलब ये कहाँ रहते हैं, सिलेंट्रेट्स हमें कहाँ मिलते हैं, तो वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो अब इनका हैबिटेट क्या है? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल लिव इन वाटर, मोस्ट इन सॉल्ट वाटर बट द हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो हमारे पास सिलेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर एनिमल्स होते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है वो वाटर्स, मोस्टली जो है सॉल्ट वाटर कहते हैं मेरीन वाटर को, ठीक है, सी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो होते हैं वो मेरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन इनमें एक एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा सिलेंट्रेट की एक एग्जांपल है। तो हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सारे के सारे सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर यानी कि मेरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। सिमेट्री इनमें रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपको मैंने पहले बताया था जो सिमेट्रीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब इस फाइलम को क्लास सिलेंट्रेटा में भी रखा जाता है क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, तो इसलिए फाइलम सिलेंट्रेटा को क्लास रेडिएटा के अंदर रखा गया है रेडियल सिमेट्री की बेस पर, ठीक है। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ स्पंज, देयरफॉर दे कैन ईट लार्जर एनिमल्स, ठीक है। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक स्पंजेस जो हमने कल फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, तो फाइलम पोरीफेरा में स्पंजेस होती हैं, ठीक है। तो स्पंजेस जो होते हैं उनका सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जबकि सिलेंट्रेट्स के अंदर जो एनिमल आ जाते हैं उनका स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और ये लार्जर एनिमल्स को जो है वो ईट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका सेलुलर स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है?
कि ये जो एनिमल्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं ठीक है। आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और इनर लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 सेल लेयर्स, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। लाइक अ सैक विद 1 ओपनिंग, माउथ लाइक स्ट्रक्चर वेयर फूड एंटर्स एंड लीव्स, नॉट लाइक द स्पंज, ठीक है। अब कहते हैं कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 1 ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ओपनिंग होती है जहां से फूड या तो एंटर होगा या लीव होगा। स्पंज में ऐसा नहीं होता, स्पंज में पोर्स से फूड एंटर होता था और उसके बाद ऑस्क्यूलम से लीव करता था, एक्सक्रीशन होती थी। लेकिन जो सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे पास सिलेंट्रेटा का है उसमें एक ही ओपनिंग होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर की एक ही ओपनिंग है। उस ओपनिंग को वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है और उसी ओपनिंग से फूड एंटर भी होता है और उसी ओपनिंग से फूड जो है वो लीव भी करता है, ठीक है। अब ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें 2 सेल लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म है जो कि प्रोटेक्ट करती है एंड आउटसाइड को कवर करती है। एंड दूसरी जो लेयर होती है वो एंडोडर्म है जिसको हम इनर लेयर कहते हैं, ठीक है, जो हमारे सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी होती है जिसको हमने हॉलो इंटेस्टाइन का नाम दिया था, उसका जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, वो बनाती है एंडोडर्म, ठीक है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यूज में, मसल्स टिश्यूज में, नर्व नेट में, ठीक है। अच्छा, सेलुलर सेंट्रल कैविटी विद ओनली 1 ओपनिंग कॉल्ड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसकी 1 ओपनिंग होती है, इस कैविटी को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग माउथ वेयर फूड एंटर्स एंड लीव्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है। ऑल हैव टेंटिकल्स विद निमेटोसाइट्स, ठीक है, निमेटोसाइट स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्टोडर्म और ये जो हमारे पास होते हैं सीलोन्ट्रेट्स होते हैं, इनके सेंटर में माउथ होता है, ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं। तो इसके माउथ के सराउंडिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है और उस टेंटिकल्स के साथ जो है निमेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है। निमेटोसाइट्स टेंटिकल्स जो है आर्म लाइक प्रोजेक्शन होती हैं माउथ के सराउंडिंग में, और निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो टेंटिकल्स के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं जिसमें से पॉइजनस सिक्रीट होता है, ठीक है। तो जब ये किसी प्री को, मतलब अपने शिकार को जब ये ईट अप करने लगती हैं किसी एनिमल को, तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो एनिमल को कैप्चर करते हैं और इसके टेंटिकल्स में जो सेल्स होते हैं निमेटोसाइट सेल, उसमें स्टिंग होता है, पॉइजन होता है। वो पॉइजन उस एनिमल की बॉडी में जाता है और वो एनिमल डेड हो जाता है। फिर ये टेंटिकल्स जो है माउथ, ये सारे जो है वो इंगल्फ कर लेते हैं, माउथ के थ्रू जो है वो इनवर्ड ले लेते हैं फूड को, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सिलेंट्रेट बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी सेंट्रल हॉलो कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर ओपनिंग है जिसको माउथ कहते हैं, ठीक है। इस ओपनिंग के ये सराउंडिंग में ये आर्म लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इनको टेंटिकल्स कहा जाता है और इनके टेंटिकल्स के ये टिप्स पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको निमेटोसाइट्स कहा जाता है। इन निमेटोसाइट्स में स्टिंग्स होता है जिसके थ्रू पॉइजनस जो है वो एनिमल की बॉडी में स्क्रीट होता है। तो जब भी कोई शिकार एनिमल इसकी बॉडी के करीब आता है तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं उस एनिमल को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ये पॉइजन्स के थ्रू ये एनिमल डेड हो जाता है और ये सारे के सारे जो ये फिंगर लाइक ये टेंटिकल्स होते हैं ये इसको माउथ के अंदर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अंदर हॉलो कैनाल है इस हॉलो कैनाल की वजह से इसको सिलेंट्रेट का नाम दिया गया है। यहाँ पर डाइजेशन होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो वेस्ट एक्सक्रीशन होती है वो इसी ओपनिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन किस तरह से होती है? कुछ इनमें से जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है स्टेज इन प्लेस और अटैच टू रॉक्स, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था सेसाइल हम वर्ड यूज करते हैं उन एनिमल्स के जो रॉक्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जो सेसाइल, कुछ इनमें से सेसाइल होंगे जो कि किसी न किसी रॉक के साथ अटैच होंगे, जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है सी एनीमोन और कॉरल्स की, ठीक है। सी एनीमोन और कॉरल ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो कि मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल हैं, सेसाइल हैं, किसी न किसी रॉक के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मेड्यूसा, ठीक है। अब मेड्यूसा क्या है? हमारे पास दो तरह की बॉडीज होती हैं सिलेंट्रेट्स की, एक को हम कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास पॉलिप, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें, ये जो इलोंगेटेड बॉडी है इसको पॉलिप कहा जाता है, और ये जो अम्ब्रेला शेप बॉडी है, ठीक है, इस अम्ब्रेला शेप बॉडी को मेड्यूसा कहा जाता है, ठीक है। दो डिफरेंट बॉडीज़ की शेप होती हैं इनकी। तो जो हमारे पास मेड्यूसा शेप होती है उसमें एग्जांपल आ जाती है जेलीफिश की, ठीक है। अब जेलीफिश किस तरह से मूव करती है? मूव अराउंड, स्विम बाय पंपिंग वाटर इन एंड आउट ऑफ डाइजेस्टिव कैविटी, कॉल्ड जेट प्रोपल्जन, पंपिंग वाटर इन एंड आउट ऑफ कैविटी, ठीक है। अब मेड्यूसा फॉर्म में हमारे पास अम्ब्रेला शेप में जेलीफिश होती है, ठीक है। तो जेलीफिश को आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में भी, आपने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि जेलीफिश जो होती है उसके लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उसमें जो मोशन होती है वो जेट प्रोपल्शन, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो जेलीफिश को अगर आप यूट्यूब पे भी जेलीफिश की मूवमेंट देखें तो पानी के अंदर वो ऊपर और नीचे जो है इस तरह से मूव कर रही होती है, क्योंकि उसमें जेट प्रोपल्शन वाली मूवमेंट होती है। जिस तरह जेट हमारा एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है, इसी तरह जेलीफिश के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं इनमें वाटर इन एंड आउट, ये जो कैविटी होती है ना माउथ, इसमें इस माउथ कैविटी के अंदर वाटर इन एंड आउट होता है। तो इस वाटर के इन एंड आउट होने की वजह से ये जो जेलीफिश है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है मूव करती है, तो इस तरह से इनमें लोकोमोशन होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है पॉलिप, ठीक है। ये जो पॉलिप में इसमें एग्जांपल आ जाती है हाइड्रा की। तो हाइड्रा जो होता है वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है, ग्लाइडिंग करता है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर ये देख लें, ये पॉलिप बॉडी है, ये हाइड्रा की एग्जांपल है। तो ये क्रॉल करेगा, जिस तरह क्रॉलिंग होती है ना, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास मूवमेंट है। तो कुछ हमारे पास जो है फ्री फ्लोटिंग है फॉर्म में होते हैं, कुछ जेट प्रोपल्जन मेथड के थ्रू मूव करते हैं, जिसमें जेलीफिश की एग्जांपल है। कुछ सेसाइल होते हैं जो मीन्स नॉन मेटाइल होते हैं। कुछ जो होते हैं क्रॉल करते हैं, मीन्स ग्लाइडिंग में होती है उनमें, जिस तरह से हमारे पास हाइड्रा की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से लोकोमोशन होती है इनमें। उसके बाद नेक्स्ट है फूड गेटिंग। फूड कहते हैं न्यूट्रिशंस, ठीक है। ये जितने भी सीलेंट्रेट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे कॉर्निवोरस होते हैं। कॉर्निवोरस का मतलब है कि ये अपना फूड जो है वो दूसरे एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपने फूड को कैप्चर करते हैं विद नेमेटोसाइट्स, सिस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्मॉल जो इंटेस्टाइन होते हैं वो इनकी टेंटिकल्स के साथ अटैच होते हैं। नेमेटोसाइट्स उसको कैप्चर करते हैं पॉइजन, और फिर वो नेमेटोसाइट से जो पॉइजन रिलीज होता है उसके थ्रू ये प्री जो है पैरालाइज हो जाता है। टेंटिकल्स इस फूड को जो है वो माउथ के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक कैविटी होती है, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें डाइजेशन दो तरह की होती है। एक डाइजेशन में इनमें होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या मतलब है? जो कैविटी है ना, ठीक है, हमारे पास ये जो कैविटी है, इस कैविटी के सराउंडिंग में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर जब डाइजेशन होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और अगर यहाँ पर इस कैविटी के अंदर डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, तो उस डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हॉलो कैनाल होती है, ठीक है, ये कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन होती है। अगर कैविटी के अंदर डाइजेशन होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, अगर सराउंडिंग सेल्स के अंदर डाइजेशन होगी तो इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसका प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन और न्यूरॉन नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा अब जिस तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है एक प्रॉपर लोकेशन पे, ठीक है, और उसके साथ फर्दर पूरी नर्व्स थ्रू आउट द बॉडीज जो है वो स्प्रेड हुई हुई है। तो ये जो प्रॉपर लोकेशन पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस तरह के नर्वस सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो दूसरा जो नर्वस सिस्टम है उसको कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल्स होती हैं जो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो फैली हुई होती हैं। तो जो हमारे पास सिलेंट्रेट होते हैं, इनके नर्वस सिस्टम भी डिफ्यूज्ड होता है, मींस इसमें ब्रेन नहीं होता, लेकिन नर्व सेल्स जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई होती हैं, जिनके थ्रू सेंसेस जो है वो ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पर्म एंड एग्स के थ्रू होती है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के प्रोसेस के थ्रू होती है, मींस जिसमें हाइड्रा की एग्जांपल ले लें, रीजनरेशन होती है, एक स्मॉल छोटा सा पीस अगर आप लें उससे एक कंप्लीट जो है वो एनिमल बन जाता है, इस प्रोसेस को हम बडिंग या रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो इनमें बोथ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, कि ये रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें है या नहीं, ठीक है। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, लेकिन रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होती है। कैसे होती है? दीज प्रोसेस आर प्रिजम्बली परफॉर्म बाय द होल बॉडी सरफेस। द गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट रिस्पायरेशन सिंस द करंट ऑफ वाटर कैरीज ऑक्सीजन इन इट्स सर्कुलेशन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। The oxygen requirement of the medusa is very small compared to its weight because the jellyfish contains about 96% of water. The gastrovascular system also removes excretory matter, ठीक है, कि इनमें रिस्पायरेशन भी होती है और एक्सक्रीशन भी होती है, लेकिन रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपरली ऑर्गन्स नहीं होते, बल्कि थ्रू आउट द बॉडी जो है वो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन हो रही होती है। रिस्पायरेशन कैसे हो रही होती है कि अभी आपको मैंने बताया जेट प्रोपल्जन मूवमेंट, जेलीफिश में जब जेट प्रोपल्जन मूवमेंट होती है तो इसकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, माउथ के थ्रू वाटर उसके अंदर जाता है तो वो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। जब आउट आता है, पानी बाहर आता है तो वो इनवर्ड मूव। इसी तरह जब वाटर उसके अंदर जाता है तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो उस ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करती है, और जब वाटर वापस आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, माउथ के थ्रू फूड एंटर होता है तो, और जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो माउथ के थ्रू ही रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं इसमें हाइड्रा की, ठीक है। हाइड्रा है, जेलीफिश है, जेलीफिश देख रहे हैं आपने स्ट्रक्चर, यहाँ पर इस तरह के टेंटिकल्स हैं इसके अंदर। मेट्रिडियम है, ओबेलिया है, ठीक है। ये हमारे पास 4 एग्जांपल हैं उसकी फाइलम सिलेंट्रेटा की। अच्छा, फाइलम सिलेंट्रेटा को हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल होता है ना उसमें मैनी शेप्स, पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन शेप, इनमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा, मैंने आपको दिखाया कि एक ही जो सिलेंट्रेट एनिमल होता है उसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं। एक में वो इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में होता है जिसको पॉलिप कहते हैं, दूसरे में वो अम्ब्रेला शेप बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको मेड्यूसा कहा जाता है। तो इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि इसमें ना शेप्स जो हैं वो मैनी शेप्स होती हैं इसकी। इन मैनी शेप्स की वजह से ये जो हमारे पास होता है फाइलम सिलेंट्रेटा, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इस चीज को आप जरा देखें। Plant life cycles have 2 alternating generation, a diploid phase and a haploid phase, ठीक है। During alternation of generation, mitosis and meiosis alternate to produce the 2 types of reproductive cells, gametes and spores, ठीक है। The diploid phase is known as the sporophyte or spore producing plant. The haploid phase is known as gametophyte or gamete producing plant, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि 2 डिफरेंट अल्टरनेशन जनरेशंस, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिलेंट्रेट्स हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि एक लाइफ साइकिल जब एक ऑर्गेनिज्म का होता है, ठीक है, उसमें अल्ट्रेशन होती है, ठीक है, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड फेजेस में, ठीक है, बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेक्सुअल फेज आ जाता है लाइफ साइकिल में, दूसरा एसेक्सुअल। तो जब एसेक्सुअल फेज होगा वो सेक्सुअल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक्सुअल फेज जब एसेक्सुअल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेशन एसेक्सुअल फेज के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल फेज के थ्रू गैमीट्स बनते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें
कि इनकी जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? ये हमारे पास एक एडल्ट मेड्यूसा है, ठीक है। इस एडल्ट मेड्यूसा ने एग ले किया, ठीक है। इस एग ले से क्या बना? प्लेन्यूला बना। प्लेन्यूला से पूरा एक पॉलिप बन गया, ठीक है। अब जब पॉलिप बना, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, पॉलिप जब बनता है ना, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम कहते हैं उसको कि जहाँ पर हमारे पास 2 फेजेस हों, ठीक है, लाइफ साइकिल उनका कंप्लीट हो 2 फेजेस में, एक उनकी एसेक्सुअल फेज हो, दूसरी उनकी सेक्सुअल फेज हो। तो इस तरह के हम जनरेशन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जनरेशन अल्टर करती है। लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट होता है 2 फेजेस में, पहले सेक्सुअल फेज हो, पहले एसेक्सुअल फेज होगा, एसेक्सुअल फेज से सेक्सुअल फेज होगा, उसके बाद जाकर जो है हमारे पास जनरेशन की जो लाइफ है वो कंप्लीट होती है। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एसेक्सुअल फेज है, ठीक है। ओके, अच्छा चलें, इसको यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। चलें, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें, ये हमारे पास एडल्ट मेड्यूसा है, ठीक है। एडल्ट मेड्यूसा से ये हम लाइफ साइकिल ओबेलिया का देख लें, ठीक है। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में जो एडल्ट फॉर्म होती है, मेड्यूसा फॉर्म अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसने एग ले किया, ठीक है। इस एग से फर्दर प्लेन्यूला बना, ठीक है, स्मॉलर बॉडीज। उसके बाद ये पॉलिप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पॉलिप जो होता है ये इसकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी नहीं होती, ठीक है। अब ये जो पॉलिप है ये फर्दर जो है इमेच्योर मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इमेच्योर मेड्यूसा एक कंप्लीट मेड्यूसा में। तो अब यहाँ पर देखें पॉलीमॉर्फिज्म, पहले इसकी इस तरह मेड्यूसा शेप थी, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसमें क्या हुआ कि वो पॉलिप बना, ठीक है, उसकी शेप चेंज हुई, और दोबारा से जब पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हुआ तो उसकी शेप जो है वो दोबारा से चेंज हो गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये जो मेड्यूसा, इसमें सेक्सुअल फेज कौन सा है? ये जो एग लेइंग हुआ है ना, ये एग ले, ये हमारे पास सेक्सुअल फेज है, कि हमारे पास दो मेड्यूसा होंगे, एक फीमेल होगी और एक मेल। फीमेल के पास ओवरीज होती हैं, मेल के पास जो होते हैं वो टेस्टिस। तो फीमेल एग ले करेगी और मेल जो है वो स्पर्म ले करेगा। एग और स्पर्म फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट से फर्दर ये प्लेन्यूला बनेगा और फिर फर्दर पॉलिप बनेगा। ये पॉलिप जब ग्रो करेगा तो इस पॉलिप के ग्रो करने से इसकी बॉडी के ऊपर, यह बॉडी जो है स्लोली जो है वो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको म्यूडेसा। तो यहाँ तक जब मेल एंड फीमेल ने एग और स्पर्म ले किया और जाइगोट बना, ये सेक्सुअल फेज था। उसके बाद इसका एसेक्सुअल फेज स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की जनरेशन को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरल रीफ्स। कॉरल रीफ्स जो होते हैं वो हमारे पास ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। समंदर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको कॉरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉरल रीफ्स होते हैं ना, ठीक है, ये सिलेंट्रेट्स के जो शेल्ड होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, ठीक है, उनसे बनते हैं। जो सिलेंट्रेट्स के जो डेड सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद कॉरल रीफ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कॉरल रीफ्स जो होती हैं उसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। जितने भी वर्ल्ड में कॉरल रीफ्स हैं उसको 3 डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया है। हमारे पास बैरियर रीफ्स हैं, फर्स्ट एटल्स रीफ्स हैं, और उसके साथ साथ फ्रिंगिंग रीफ्स हैं, ठीक है। फ्रिंगिंग रीफ्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। फ्रिंगिंग रीफ्स आर द सिंपलेस्ट टाइप, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोस्ट अ फ्यू मीटर और अ हाफ किलोमीटर आउट इन द सी विद इट्स सरफेस, ठीक है। कि ये जो हमारे पास फ्रिंगिंग रीफ्स होते हैं ना, कोस्टल एरिया होता है ना, ठीक है, कोस्टल एरिया में हमारे पास जो फ्यू मीटर से लेकर हाफ किलोमीटर तक जो है ये बाहर की तरफ यहाँ पर जितने भी रीफ्स होते हैं इनको फ्रिंगिंग रीफ्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रीफ्स होते हैं ये आइलैंड्स वगैरह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है बैरियर रीफ्स की। ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं ना, ये
काफ़ी डिस्टेंस कोस्टल एरिया से जो होते हैं ना काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। और इनमें ना ये जो लीव्स होते हैं ये लगून्स वगैरह, ठीक है, ऐसे आइलैंड्स पे के ऊपर बनते हैं जिनको लगून्स कहा जाता है। लगून्स की जो रेंज होती है वो 1 to 7 किलोमीटर होती है और 20 to 100 किलोमीटर जो है वो उसकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो इनके सराउंडिंग में जो रीफ प्रेजेंट होते हैं लगून्स के सराउंडिंग में, उनको हम बैरियर रीफ्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है एटॉल रीफ्स। ये इररेगुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है, और आइलैंड से जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एटल्स होते हैं ये लगून के सराउंडिंग में होते हैं लेकिन आइलैंड्स के सराउंडिंग में नहीं होते, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स थी कोरल रीफ्स की, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कोरल रीफ्स की ये है कि ये हमारे पास जो है वो फिशेस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत से इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इन रीफ्स के से फूड लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोरल बीइंग होते हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड के होते हैं जिसके लिए, और जो कि ज्वेलरी वगैरह को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। चौक वगैरह बनाने के लिए भी कोरल रीफ्स जो है वो यूज़ होते हैं। ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो आपने ये जो है वो याद रखना है। कोरल रीफ्स वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में भी आया था, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद जो है इसकी टाइप्स जो है 3 टाइप्स और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है ये आप इसकी लिख सकते हैं कोरल रीफ्स की, ठीक है। अच्छा, तो